नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, अब तक आप लोगों ने जर्मनी और पाकिस्तान के बीच में बढ़ती घनिष्ठता के बारे में तो सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। आप लोगों ने ये तस्वीर भी जरूर देखी होगी जिसमें कैसे जर्मनी ने कहा कि हमारा भी स्टेक है कश्मीर मुद्दे पर और वहां पर यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के अंतर्गत कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। तो आप सोचेंगे जर्मनी और पाकिस्तान के बीच में ये जो गहराइयां हैं, ये जो क्लोजनेस है, उसके पीछे की क्या कहानी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है जो बताती है, दर्शाती है कि जर्मनी और पाकिस्तान के बीच में जो घनिष्ठता है, जो लव है, ये बहुत पुराना है। इतना ही पुराना है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के हर कदम में जर्मनी ने उसकी मदद की थी। कैसे मदद की थी, यही कहानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जर्मनी अगर आप देखें तो वर्ल्ड में बहुत बड़े न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर्स में से एक है। इतना ही बड़ा न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान, इराक, लीबिया, यहां तक नॉर्थ कोरिया, सभी की मदद जर्मनी से हुई है न्यूक्लियर वेपन के प्रोलिफरेशन में। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हम ये कहानी पर चर्चा करेंगे, जो कि क्या है, पाकिस्तान को कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में पाकिस्तान की मदद जर्मनी ने की थी। और ये पूरी जो कहानी है, दिस इज बेस्ड ऑन द आर्टिकल बाय गैरी मिल्होनेन, जो कि बहुत फेमस विस्कॉन्सिन प्रोजेक्ट और न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत फेमस एनजीओ है, उनके साथ ये काम करते हैं। उन्होंने दर्शाया है, उन्होंने प्रूफ के साथ ये सारी बातें रखी हैं। तो सब कुछ बातें जो होंगी तथ्यात्मक होगी, विद फैक्ट्स होगी। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है, इस प्रकार की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसको आप मेक श्योर आप इसको लाइक जरूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम क्यों जर्मनी पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं, कारण बड़ा सिंपल है। बिलावल भुट्टो बड़े ही मेगावी पॉलिटिशियन है, जर्मनी गए थे और वहां पर जाके उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर बात की। दो कंट्रीज के बीच में डोमेस्टिक इशू में थर्ड कंट्री को लाया। अपने आप में दिस इज वेरी अनकॉल्ड फॉर जो उन्होंने किया। जर्मनी उसके बावजूद इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑब्जेक्शन, जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने कहा कि अरे अरे सुनो, हमारा भी रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी है कश्मीर में। पता नहीं कैसे, लेकिन जर्मनी कह रही है कि वी आल्सो हैव रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी विद रिगार्ड टू द सिचुएशन इन कश्मीर। साथ साथ कहती है जर्मनी कि वी सपोर्ट इंटेंसिवली कि यूएन का एंगेजमेंट होना चाहिए फॉर पीसफुल सोल्यूशन इन द रीजन। तो ठीक है, तो यहां से एक चीज दिख रही है कि जर्मनी और पाकिस्तान करीब आ चुके हैं, दे आर वेरी क्लोज। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, वो किसी अन्य वीडियो के लिए रखेंगे। आई एम प्रीटी श्योर आपको मालूम होगा क्यों जर्मनी पाकिस्तान के करीब जा रहा है। शायद इंडिया को सिग्नल दे रहा है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में जो इंडिया ने स्टैंड लिया है, या फिर इंडिया से जल रहा है। इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्दी जर्मनी को रिप्लेस करेगी, इसलिए जल रहा है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो फिर कभी किसी अन्य दिन के लिए रखते हैं। आज हमारा फोकस है आपको ये बताने में, एक कहानी सुनाने में, जो बताता है जर्मनी इज अ न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर एंड उसमें स्पेशली उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन सप्लाई किए हैं। तो ये कहानी आपको आज मैं सुनाने वाला हूं। तो देखिए भैया, सबसे पहले जर्मनी इज अ मेजर न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर। जर्मनी ने मेजर रोल प्ले किया है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के स्प्रेड में। जर्मन कंपनीज ने, अगर आप देखें तो, उभरी थी एक टाइम में टॉप टेक्नोलॉजी सप्लायर्स। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, इराक के लिए, लीबिया के लिए, नॉर्थ कोरिया के लिए। और ये सारी टेक्नोलॉजी डुअल यूज टेक्नोलॉजी थी, कुछ तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी थी जो जर्मन कंपनीज ने ही इनको प्रोवाइड किया है। इराक की बात करते हैं दोस्तों, सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डर, ये सब जर्मनी ने ही इराक को दिया है। ये बात दुनिया से छुपी नहीं है, प्रॉपर आर्टिकल्स है, प्रॉपर सबको इसके तथ्यात्मक तरीके से सबको मालूम है। पर आज की हमारी कहानी जो है वो है पाकिस्तान पर। जर्मनी ने पाकिस्तान को कैसे मदद किया, इस पर अगर आप चाहें तो दुनिया में कैसे जर्मनी इज अ न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर, कमेंट करके बताइएगा। मैं जरूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग चाहें। तो आज की जो हमारी पूरी चर्चा है वो होने वाली है वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल्स के ऊपर आधारित है, उसी से बहुत कुछ उठाया गया है। तो और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको कंबाइन करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आर्टिकल्स में जो फैक्ट है, ये सब गैरी मिल्होनेन के द्वारा लिखा गया है। गैरी मिल्होनेन यहां पर आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये जुड़े हुए हैं, रादर फाउंडर हैं विस्कॉन्सिन प्रोजेक्ट ऑन द न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल, जो कि एक एनजीओ है। एंड ये क्या करते हैं, तो ये लोग जितने भी डेंजरस न्यूक्लियर डील्स होते हैं उसके प्रूफ निकालते हैं, वो डिटेल्स निकालते हैं और उसको मीडिया में पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के पीछे पर्पस क्या होता है कि वो देश जो कि इस प्रकार के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करता है, आपको मालूम है ना कौन सा देश, वो देश क्या हो, पब्लिकली एम्बैरेस हो और फ्यूचर में इस प्रकार के एक्टिविटी को करने से डिस्करेज हो। तो अब हम देखते हैं कैसे पाकिस्तान को न्यूक्लियराइज करने में जर्मनी का रोल था। तो दोस्तों, पहला स्टेप पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बनाने में जो लिया है, दैट वाज इन 1977 1980, जब पाकिस्तान में सबसे पहली बार बात उठी कि अब हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। 1971 में जंग हुआ, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान से बांग्लादेश बनकर अलग देश बन गया और फिर वो समझ गए कि कन्वेंशनल वॉर में नहीं टिकेंगे, तो दे हैव टू बिकम न्यूक्लियर। तो 1977 से 1980 में बात हुई कि न्यूक्लियर वेपन बनाना है। तो पहला स्टेप जो हुआ वो था कि भाई आपके पास यूरेनियम ओर है, उसको क्या करोगे, उसको हमको प्रोसेस करना होता है। हमको अगर आप देखो तो एनरिच्ड यूरेनियम बनाना होता है, U235 चाहिए होता है। तो अब U238 जो नेचुरल यूरेनियम है उसको हमको U235 एनरिच्ड यूरेनियम में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हमें चाहिए बहुत सारी सामग्री। सबसे पहले तो इस नेचुरल यूरेनियम को आप बनाते हो येलो केक, जो कि यूरेनियम ऑक्साइड होता है, इसको कहते हैं माइनिंग के बाद मिलिंग प्रोसेस। इसके बाद इसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में, इसको कहते हैं UF6 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। और इसके बाद इसकी होती है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट अगर आप देखो तो कुछ इस प्रकार से होता है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ये अगर आप देखो तो गैस होता है और मतलब गैस में इसको कन्वर्ट करते हैं और गैस में इसको अगर हम देखें तो प्रेशर मेम्ब्रेन से पास करवाते हैं, जिसके बाद इस प्रकार से इसकी एनरिचमेंट होती है और हमको
रिलेटिवली मोर एनरिच्ड U-235 मिलता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। अब ये पूरा प्रोसेस अगर आप देखो ना तो बहुत एसेंशियल स्टेप है। नेचुरल यूरेनियम इसके बिना वेपन्स ग्रेड यूरेनियम में कन्वर्ट नहीं होता है। इसके बाद की भी बहुत कहानी है, लेकिन यहां तक तो लेकर के आओगे, यूरेनियम तो सबसे पहले एनरिच करोगे, तो इसके लिए पाकिस्तान अब खुद से तो कर नहीं सकता था। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए वेस्ट जर्मनी में एक कंपनी को पकड़ा और उसने किया एक जाइंट मल्टी मिलियन डॉलर प्लांट। बोला कि हमको खरीद के पाकिस्तान लेकर के आना है। तो पाकिस्तान में इस प्रकार के जाइंट प्लांट को जर्मनी से मूव करवाया गया। कहां से? फ्रीबर्ग से। और जर्मन लॉ के वायलेशन में 60 ट्रक लोड्स के पार्ट बड़े दोपहरिया में कहा जाता है जर्मनी से निकले और पाकिस्तान वो अगर देखे तो पोर्ट होते हुए पहुंचे हैं। तो एक्सपोर्टर जो था उसका नाम था एल्ब्रेट मिगेल। एंड जब पता चला कि इस प्रकार से ये जो पूरा प्लांट है जहां से यूरेनियम की प्रोसेसिंग होगी एंड यूरेनियम अगर आप देखें तो एनरिचमेंट होगा, ये बड़ा सा प्लांट जो प्रोवाइड किया गया, मल्टी मिलियन डॉलर प्लांट, इसको जो कंपनी जिसमें इन्वॉल्व पाई गई उसको लगाया गया $10,000 का फाइन और कहा गया आप इस बिजनेस में भी रहोगे जब जर्मनी को पता चला। यानी एक्सपोर्टर पे बहुत हल्का सा जुर्माना लगाया गया, कुछ भी नहीं, न के बराबर, जो कंपनी मल्टी मिलियन डॉलर पैसे छाप चुकी है और पाकिस्तान को फर्स्ट स्टेप ऑफ वेपनाइजेशन में जिसने रोल प्ले कर दिया है उसके ऊपर बस और बस कुछ डॉलर्स के आपको फाइन देखने मिले। क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी? वी डोंट नो, पता नहीं हमें, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखने मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट का सख्त रवैया नहीं है तो इससे यही पता चलता है। ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ दोस्तों, दिस वाज इन वायलेशन ऑफ जर्मनीज लॉ एज वेल। इसके बाद देखते हैं सेकंड स्टेप। जैसा मैंने बताया, हर कदम में जर्मनी ने पाकिस्तान को मदद किया है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। कुछ साल बाद पाकिस्तान को स्पेशलाइज्ड स्टील चाहिए था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए थे एंड प्रोसेसिंग वेसल्स चाहिए था जिसके द्वारा वो न्यूक्लियर वेपन मटेरियल बना सके। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के पास तो ये हाई लेवल ऑफ डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग स्किल्स तो थी नहीं। तो क्या किया उसने? पाकिस्तान वापस जर्मन फर्म्स को पकड़ता है, आरबेट, लिबोल्ड, एनटीजी, पीटीबी, आप ये दो कंपनी बार बार सुनोगे, एनटीजी, पीटीबी, इन जैसी कंपनी को पकड़ता है और बोलता है हमको ये स्पेशलाइज्ड स्टील दे दो, हमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स दे दो, हमें प्रोसेसिंग वेसल्स दे दो। ये सारे इक्विपमेंट वो है जो कि इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट आइटम्स जो मेंटेन किया जाता है जर्मनी के द्वारा, जापान के द्वारा, मोस्ट नाटो कंट्रीज, ये सब इसको एक लिस्ट में रखती हैं जो कहती है कि ये सारा आइटम एक्सपोर्ट करना रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इससे न्यूक्लियर वेपन बनता है। इसके बावजूद जर्मनी में ये वायलेशन हुआ और ये सारा मटेरियल पाकिस्तान को दिया गया, स्पेशलाइज्ड स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेसिंग वेसल्स, जिसके द्वारा वो न्यूक्लियर पावर स्टेट बनने में काफी मेजर रोल प्ले किया। लेकिन अब तक न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, बना तो पाया नहीं था। तो फाइनल नेल देखिए क्या हुआ। अब बॉम्ब देखें अगर आप कुछ इस प्रकार का है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार के आपको इंटरनल देखने मिलेंगे। ये जो इंटरनल्स है इस बॉम्ब का, उसको भी अगर आप देखो तो बनाने के लिए हाई प्रिसीजन के मिलिंग मशीन चाहिए। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम एनरिच तो मिल गया, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इंटरनल्स जो इंटीरियर है बॉम्ब का, वो बनाने के लिए मिलिंग मशीन्स तो चाहिए। साथ ही साथ स्पेशल आइसोस्टैटिक प्रेसेस चाहिए जिसके द्वारा बॉम्ब फाइनल शेप ले सके। तो उस फाइनल शेप में फाइनली वापस से पाकिस्तान को किसकी याद आई? वही बंधु जो हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, वही जर्मन फर्म्स को कांटेक्ट किया गया और बोला गया कि भाई हमको ये सारे आइटम्स दे दो, और सारे आइटम्स जर्मनी से पाकिस्तान पहुंचा दिए गए और फाइनली आप देखो तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। फिजन बॉम्ब पाकिस्तान ने बना दिया था। ये सारे आइटम्स अगेन वही थे जो कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिस्ट में क्या थे? रिस्ट्रिक्टेड थे, क्योंकि इनसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं। अब पाकिस्तान की लोभ बढ़ती गई, बोला फिजन बॉम्ब तो बना लिया, अब हमें फ्यूजन बॉम्ब बनाना है। पाकिस्तान तो जानता था, अब तो एक्सपर्ट हो गया था किसके पास जाना है, फ्यूजन बॉम्ब भी बनाना है। तो फिर से वो चल दिए जर्मनी के पास, बोले चलो फ्यूजन बॉम्ब बनाना है। जर्मनी को कॉन्टैक्ट किया, बोला क्या चाहिए? तो बोला हमें ट्रिटियम चाहिए। बोला ट्रिटियम क्या है? वैसे ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, एंड इससे फ्यूजन बॉम्ब बनाया जा सकता है। तो पाकिस्तान ने सीक्रेटली ट्रिटियम मेकिंग रिएक्टर जर्मनी की कंपनी एनटीजी से खरीदा और ये ट्रिटियम मेकिंग रिएक्टर भी जर्मनी से ही आया। वो कंपनी बोली इसका करोगे क्या? बोले ट्रिटियम बनाएंगे। बोला सिर्फ ट्रिटियम बनाने से तुम फ्यूजन बॉम्ब नहीं बना पाओगे। उनको समझ आ गया कि फ्यूजन बॉम्ब बना। बोला कि अच्छा सुनो, तुम्हें एक ऑफर देते हैं, साथ में ट्रिटियम मेकिंग रिएक्टर लेके क्या करोगे, साथ में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा देते हैं तुमको, और सुनो किसकी जरूरत होगी, तुम रिएक्टर फ्यूल रॉड भी लेकर के जाओ। वो बोला अच्छा दे दो पाकिस्तान रिएक्टर फ्यूल रॉड भी उन्हीं से अगर आप देखो तो फिर पीटीबी के साथ खरीदा। उसके बाद बोला इससे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो ट्रिटियम बनाओगे ना हमारे ट्रिटियम मेकिंग रिएक्टर से, ये जो ट्रिटियम होगा इसको फर्दर प्रोसेस करना होगा, तो तुम्हें एक प्यूरिफिकेशन प्लांट भी चाहिए होगा। तो बोला ये लो, ये जाइंट ट्रिटियम प्यूरिफिकेशन प्लांट भी हमसे लेकर के जाओ, तो और साथ ही साथ टेस्टिंग करने के लिए कुछ ट्रिटियम भी लेकर के जाओ। तो जब ये सब कुछ मिल गया तब आप देखो तो पाकिस्तान ने कहा, तब जाके वो फ्यूजन बॉम्ब बना पाया। अब आप कहोगे सर आप तो मजे मजे में कह रहे हो ऐसे कि कंपनी ने ही कहा कि इतने से फ्यूजन बॉम्ब नहीं बनेगा, साथ में ये भी ले जाओ, साथ में रिएक्टर फ्यूल रॉड ले जाओ, साथ में ट्रिटियम प्यूरिफिकेशन प्लांट ले जाओ। बिल्कुल नहीं। AQ खान ने मालूम है क्या कहा है? AQ खान नेटवर्क चलाता था, वो ये जो सिस्टम है ना कि बॉम्ब बनाना है तुमको, ये लगेगा ये लगेगा ये लगेगा ये लगेगा ये सब लेके जाओ, वो खुद चलाता था। और AQ खान ने खुद कहा है
उसने कहा है कि अगर किसी को आईबीएम का कंप्यूटर बनाना है तो ऐसा थोड़ी है आईबीएम कंप्यूटर में एक एक पार्ट जो लगता है उसको जानकारी होनी चाहिए कि कहां मदरबोर्ड, कितना रैम, कितना क्या लग रहा है, सीपीयू क्या है, प्रोसेसर क्या है, मतलब वो सब जानकारी थोड़ी चाहिए। तुम क्या करो, एक सेल्समैन को पकड़ो, उसको बोलो मुझे आईबीएम कंप्यूटर दो, वो आईबीएम कंप्यूटर सारे, क्योंकि उसको नॉलेज है, वो सारे इनपुट्स लगा के एक कंप्यूटर बना के आपको दे देगा। तो ये कंपनी ने पाकिस्तान के लिए वही काम किया जो फ्यूचर में पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया, लिबिया और इन सारे देशों के लिए करता रहा वाया एक्यू खान नेटवर्क। तो ये एक्यू खान नेटवर्क की कहानी अगेन अलग इंटरेस्टिंग कहानी, आप चाहें तो इसको मैं बाद में कभी सुनाऊंगा आपको। तो अब फाइनली पाकिस्तान ने विद द ब्लेसिंग्स ऑफ जर्मनी फ्यूजन बॉम्ब भी बना लिया था। तो क्या ये एक्सपोर्ट्स लीगल थे? तो जर्मन प्रोसिक्यूटर ने सुन इस एनटीजी, ये देख रहे हो ना आप, ये एनटीजी को जो एनटीजी की जो एक्सपोर्ट किया है उसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने कहा कि जो ट्रिटियम गैस आपने बेचा है ना, इसका सिविलियन यूज होना तो सिंपली नॉट प्लॉजिबल है, चांस ही नहीं है कि इसका सिविलियन यूज होगा। तो ट्रिटियम इंड्यूस फ्यूजन बॉम्ब जो पाकिस्तान ने बनाए उससे पाकिस्तान के बॉम्ब्स 5 से 10 गुना अधिक पावरफुल हो गए। और आज आप देखोगे पाकिस्तान के पास जब व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वॉरहेड्स, आप देखो तो इंडिया के पास 156 वॉरहेड्स हैं, पाकिस्तान के पास 165 वॉरहेड्स हैं, एंड ये 2021 का डेटा है ऑन द बेसिस ऑफ टीपरी। तो अगेन पाकिस्तान की अलग नीड है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, इसलिए वो ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब भी रखता है, खैर वो अलग कहानी है। तो इस प्रकार से फ्यूजन बॉम्ब बनाने में भी जर्मनी का हेल्प था, आपने जैसा देखा। एंड इस प्रकार से जितने भी एक्सपोर्ट्स थे ये सब अगर आप देखो तो ये सीक्रेट थे, जिनमें से मोर और लेस किसी का कोई सिविलियन पर्पस नहीं था। एंड ये सब के सब जो जर्मन ऑब्लिगेशन है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में, उन सबको उन्होंने वायलेट किया है। तो क्यों जर्मनी हब बना हुआ है इस प्रकार के एक्टिविटी के लिए? जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अलग अलग देश हैं, लिबिया से लेके नॉर्थ कोरिया से लेके, जिनके लिए पाकिस्तान, इराक, लिबिया, नॉर्थ कोरिया, जिनके लिए जर्मन कंपनी टॉप टेक्नोलॉजी सप्लायर है। जब बात होती है न्यूक्लियर शॉपिंग की तो क्यों न्यूक्लियर बॉम्ब का शॉपिंग मॉल बना हुआ है जर्मनी? तो देखिए सबसे पहले तो जर्मनी के पास खुद तो वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है, लेकिन देखिए न्यूक्लियर वेपन बनाने में जो फिजिक्स है ना वो सबको मालूम है आज के टाइम में, उसमें कुछ खास बात नहीं है, उसमें कोई सीक्रेट नहीं है। आप यूनिवर्सिटी लेवल के फिजिक्स के प्रोफेसर को पूछेंगे वो भी आपको बता देंगे न्यूक्लियर वेपन कैसे काम करता है, उसके पीछे की क्या फिजिक्स है, क्या फिजन है, क्या फ्यूजन है, बेसिक फिजन कैसे रिएक्टर काम करता है, साथ ही साथ अगर फिजन बॉम्ब है तो वो कैसे काम करता है, क्या आर्किटेक्चर है बॉम्ब का, ये सबको मालूम है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। पॉइंट इज वो कैसे बनाओगे, दैट इज एन इंजीनियरिंग मार्वल। तो जर्मनी के पास एडवांस्ड एक्सपर्टीज है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग, व्हेन इट कम्स टू मेटलर्जी। जब बात होती है इंजीनियरिंग स्किल्स की तो उसमें जर्मनी दुनिया का सबसे टॉप कंट्री है। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर वेपन बनाने में तो इसी की आवश्यकता है, वही इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए, वो बनाना। जैसे ये सारी शॉपिंग लिस्ट आपको बताई ना, अलग अलग चीजें खरीदना, क्योंकि सबके पास इस प्रकार की इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि स्पेशलाइज स्टील प्रोवाइड करें, प्रोसेसिंग वेसल्स प्रोवाइड करें। इस प्रकार के आप देखें तो गैस एनरिचमेंट के लिए, इस प्रकार के प्रेशर मेम्ब्रेन्स एंड इस प्रकार के लो एनरिच यूरेनियम बनाने के लिए जो पूरी की पूरी मल्टी-मिलियन डॉलर प्लांट चाहिए वो बना सके, वो सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि वहां पर बात होती है इंजीनियरिंग स्किल की। तो जर्मनी के पास वो स्किल है। और दूसरा और एक कारण है, दूसरा कारण है तो वो है जो जर्मनी की जो एक्सपोर्ट कंट्रोलर अथॉरिटी है उनका एक पॉलिसी रहा है। और ये पॉलिसी कौन कह रहा है? ये जर्मन पार्लियामेंट के एक मेंबर है, उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जो जर्मनी के न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के जो कंट्रोलर हैं उनकी पॉलिसी है, यू नेवर हियर एनीथिंग, यू नेवर सी एनीथिंग, यू नेवर ब्लॉक एनीथिंग। किसी ने कुछ मांगा ना तो सुना, ना देखा, ना ब्लॉक किया कि नहीं उसको नहीं देना, हम कुछ करते नहीं, पैसा बनाओ जहां से पैसा आए। तो यहां पर दोस्तों अब सवाल उठता है, तो जो जर्मनी के केस में हमको दिख रहा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा ही प्रेम उमड़ता हुआ आप देख रहे हैं। तो ऑफ लेट आप जैसा देख सकते हैं, हमने देखा कैसे जर्मनी पाकिस्तान अब पास आ रहे हैं। ये करीबन 2021 की न्यूज है, जब जर्मन स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, ये बैडन वुर्टेम्बर्ग, ये जो स्टेट आप यहां पर देख रहे हैं इस वक्त, ये जो स्टेट आप देख रहे हैं सदर्न पार्ट में, यही मेन जर्मनी का आप देखें तो इंजीनियरिंग वाला स्टेट है। यहाँ पे हाई एंड इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आप सुनोगे सब यहीं पर मोर और लेस केंद्रित हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को रिसेंटली रिबुक किया था, मतलब डांट लगाई थी, फटकार लगाई थी कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमसे चुराने के प्रयास में अभी भी हो। आप कहोगे सर पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन होने से क्या होता है, जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है वो बदलती रहती है, चीजें और पावरफुल होती जाती हैं और छोटी होती जाती हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान फिर गया था यहाँ पे न्यूक्लियर शॉपिंग के लिए, और उस वक्त तो इसको फटकार लग गई थी। लेकिन इस प्रकार से यदि पाकिस्तान और जर्मनी में इस प्रकार से नजदीकियां बढ़ती रही तो इंडिया के लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन अगेन इस प्रकार आज की दुनिया में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करना पहले की तरह आसान नहीं है। आज के टाइम में इसकी सजा भी बहुत कठोर होती है, बट फिर भी क्या फ्यूचर के वूम में है, किसी ने देखा तो नहीं है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। साथ ही साथ टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग में आपको सुपर टीचर्स मिलते हैं, 30+ वीडियो कोर्सेज में 550+ मॉक टेस्ट, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं। और हमारे सुपर टीचर्स वो हैं जो कि ऑलरेडी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में सालों से पढ़ा रहे हैं। तो ये जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही चीज आपको यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर भी मिलता है। डेली लाइव क्लासेस हो रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसके सिवा आज आखिरी दिन है बाय 1 गेट 1 ऑफर का। तो अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल की फ्री मिलती है, और साथ में जब आप कूपन
कोड किंजल यूज करते हैं तो आपको 25% ऑफ भी मिलता है, यानी कि आपको 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो 36,000 की है महज 27,000 रुपए से भी कम 26,999 में मिल रही है। तो मेक श्योर आप इसका फायदा जरूर उठाएं।